So, hello everyone, myself Hemant, and he is Siddharth, and he is Tanish. They both are my friends, and we are here from the Triple IT Bangalore. And in this video, we will be telling you all the backlog covering strategy that you can follow. And this video is meant for JE 2023, JE 2024, and all the future aspirants uh, that are appearing for the JE exam. And this video will be universal, guys. So, let's start, guys. So, first tip I would like to tell you all that you should remove all your distractions first. Actually, डिस्ट्रैक्शन से ही सारा काम खराब होता है एंड मेरे दोनों फ्रेंड्स भी इस बात से डेफिनेटली एग्री करना चाहेंगे. सो डिस्ट्रैक्शंस नहीं आपको हटानी है, सॉरी. सो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, आई थिंक आप सब समझदार हैं, बताने की जरूरत नहीं है. फिर भी जैसे इंस्टाग्राम, जो मेरे को लगता है मैं बता रहा हूँ आपको, सोशल मीडिया बेसिकली. एंड थोड़ा सा आप खेलना अपना कम कर सकते हैं, ठीक है. मूवीज देखना कम कर सकते हैं. और भाई पढ़ाई पे ध्यान दो. इसके बाद आप मेरा चैनल देखो, कितनी सारी फन वीडियोस डाल रखी हैं. एक बार पढ़ लो, अच्छे कॉलेज में आ जाओ एंड भाई इंजॉय है. ठीक है गाइस. सो यस. देखो, अपने डिस्ट्रैक्शन में सोशल मीडिया वगैरह आता है. कई बार हम लोग स्ट्रेस हो जाता है काफी सारे, लगातार 1-2 हफ्ते पढ़ते हैं हम लोग बहुत ज्यादा. जैसे इंटीग्रेशन जब आता है हमारे 12th में, तब हम लोग एकदम से बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट हो जाते हैं, तो हमें 1-2 दिन का ब्रेक चाहिए होता है. तो ये कहूंगा कि हफ्ते में अगर तुम्हें थोड़ा सा रखना भी है अपना, तो 6 दिन अच्छे से पढ़ो. एक दिन संडे प्रॉब्ली बना लो जहाँ पे अपन थोड़ा सा कम पढ़ रहे हो और थोड़ा ज्यादा एंजॉय कर रहे हो, तो हम ताकि बर्न आउट भी ना हो. देखो, आपको डिस्ट्रैक्शंस के बारे में मैं इतना बताना चाहूंगा कि आपको पहले डिस्ट्रैक्शंस को क्लासिफाई करना चाहिए. क्या आपके आसपास के लोग आपके डिस्ट्रैक्शंस में आते हैं? फ्रेंड्स आ सकते हैं, केवल उन फ्रेंड्स को ही रखो जो पढ़ाकू हो. समझ रहे हो? क्योंकि ये फ्यूचर आपका है. आप अपने उन्हीं फ्रेंड्स के साथ कांटेक्ट में रहो जो आपकी हेल्प कर सकते हैं. पहली बात. सेकेंड चीज, पेरेंट्स एंड टीचर्स, ये तो आपके सबसे फेथफुल एंड सबसे यूजफुल कॉन्टैक्ट रहेंगे. इनसे आप जितना शेयर कर सकते हो अपने स्ट्रेस से रिलेटेड, वो आपको आपकी हेल्प करेंगे, वो आपको आपकी हेल्प ही करेंगे. ओके. सो मैं इसी बात को थोड़ा ज्यादा बताना चाहूंगा. जैसे मैंने अभी सोशल मीडिया के बारे में बोला, सिमिलरली सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, बट कुछ लोग ऐसे भी होंगे डेफिनेटली जिनकी सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन नहीं होंगी. सो आप बेसिकली वही बात है, क्लासीफाई करो. आप अपने लिए बेटर जज हो, आपको पता है आपका क्या, किस चीज से आपका नुकसान हो रहा है, तो आपको वो चीज कंट्रोल करके रखनी है एंड ट्राई टू मिनिमाइज एज मच एज यू कैन. सो तो सबसे सुपर पॉइंट, कोई भी एस्पिरेंट हो, चाहे जेई हो, नीट हो, 10th 12th कोई भी एग्जाम हो जिसके लिए आपको पढ़ाई करनी है रिगरसली, तो आपको अपनी डिस्ट्रैक्शंस मिनिमाइज करनी पड़ेगी. एंड आई वुड लाइक टू स्ट्रेस अपॉन दैट, ट्राई करो जीरो ही हो जाए. ठीक है. सो इसके आगे चलते हैं. सो पहले हम 2023 एस्पिरेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं. तो इसमें मैंने पहला पॉइंट ये लिखा है कि आपको अपना सिलेबस एट द अर्लीस्ट कवर करना है. मैं आपको अपनी बात बताता हूँ. मैंने अपना सिलेबस, हमारा पेपर आई गेस जून में हुआ था, फर्स्ट अटेम्प्ट जून में हुआ था, जून लास्ट वीक में हुआ था. तो मैंने क्या किया था, नवंबर दिसंबर तक खत्म कर दिया था. जैसे आपको लगेगा कि जून में है, नवंबर दिसंबर तक कर दिया. अरे अगर आपका जनवरी फरवरी में है तो आप ट्राई करो. जैसे अभी क्या चल रहा है, अक्टूबर चल रहा है, तो नवंबर एंड एट मैक्स आप खत्म करो उसे. ठीक है. सो इसे आप खत्म करो और उसके बाद आपको क्या होगा ना, आप मल्टीपल रिविजन्स कर पाओगे. तो मैंने यही किया था, मैंने नवंबर दिसंबर तक खत्म कर दिया और उसके बाद मैंने 4 5 6 मैं जितनी रिविजन्स लगा सकता था मैंने लगाई. और मैं बताता हूँ क्या हुआ. जेई का जिस दिन मेरा एग्जाम था ना, उसके हफ्ते पहले बेसिकली सब क्या करते हैं, दोबारा एक बार सब देखते हैं. तो मैंने क्या किया था, हफ्ते पहले मैंने फिजिक्स देखी ही नहीं. मैंने सिर्फ मैथ और केमिस्ट्री करी जेई के एग्जाम से 1 वीक पहले, मतलब उस पीरियड में, क्योंकि मेरे को फिजिक्स सारी टिप्स पे याद हो गई थी. और मैं आपको बताता हूँ, मेरे फिजिक्स में 95 आए थे आउट ऑफ 100 में से. एक क्वेश्चन गलत हुआ था, वो भी मेरी मिस्टेक से हो गया था. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहूंगा. आप अपना सिलेबस जल्दी से जल्दी खत्म करो और उसके बाद मल्टीपल टाइम्स आप रिवीजन करो. आपको कुछ कहना है, कुछ कहना है? एंड रिवीजन के साथ साथ आपको एक चीज और खास ध्यान देनी चाहिए. जिस चैप्टर का रिवीजन कर रहे हो उस चैप्टर का यूनिट के हिसाब से टेस्ट दे दिया करो. उससे क्या होगा, आपको आपकी गलतियों के बारे में पता चलेगा एंड जिस चीज में आप वीक हो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो आपको पता चलेगी. जैसे कि जो प्रॉब्ली 2023 के एस्पिरेंट्स होंगे उनकी अभी 12th चल रही होगी, और मैं कहूँ तो अगर तुम कोचिंग से पढ़ रहे हो तुम्हारी ऑलमोस्ट खत्म होने भी वाली होगी. तो फिर बेसिकली जब तक तुम्हारी 12th चल रही है, अभी तक जब तुम्हारा सिलेबस खत्म नहीं है, तब तक 11th के बारे में मत सोचो.
अभी क्या करो, 12th के चैप्टर जितने हो सके उतने अच्छे से करता हूँ, क्योंकि 12th के चैप्टर्स कंपैरेटिवली ज़्यादा आते हैं जेईई मेंस में कंपेयर टू 11th के चैप्टर्स। जैसे कि हमारा इंटीग्रेशन हर जगह आएगा, हर चैप्टर, बहुत चैप्टर्स मिस होता है, डिफरेंशियल इक्वेशंस, एरिया अंडर द कर्व। तो इंटीग्रेशन अगर तुम्हारे पास खाली टाइम है, इंटीग्रेशन ही रिवाइज कर लो दोबारा। बट जब तुम्हारा सिलेबस हो जाए तो हम 11th के बारे में दोबारा सोचना स्टार्ट कर सकते हैं। यार जो नेक्स्ट पॉइंट है मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे जो 2023 के एस्पिरेंट है उनका तो आई थिंक सिलेबस एट द एंड होगा, या मोस्टली सबका खत्म भी हो गया होगा। बट जो ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं, या जो रिवाइज कर रहे हैं, या जो बिल्कुल ही स्क्रैच से अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं 2023 के लिए, जो बेसिकली ड्रॉपर्स हैं, उनको मैं कहना चाहूंगा उनको पहले अपने न्यू चैप्टर पे फोकस करना चाहिए, ये मेरा मानना है। बेसिकली जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे आए, ठीक है, और उससे पहले क्या आपके कुछ चैप्टर पेंडिंग है, तो आप वो रिवाइज करने लगे, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खराब हो गया, फिर आपका वो आया कैपेसिटेंस आया, कैपेसिटेंस पे फोकस ना करके आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करने लगे, तो बेसिकली आपका सब कुछ खराब हो जाएगा। तो मैं यही बोलना चाहूंगा, आप अपना न्यू चैप्टर पे फोकस रखो, और बीच में टाइम निकालो अलग से पुराने चैप्टर रिवाइज करने के लिए, ठीक है। तो न्यू चैप्टर पे फोकस रखना है, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो यस, तो नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। यार ये एक एडवांस के लिए टिप है, जस्ट जो एडवांस के लिए फोकस कर रहे हैं या जो चाहते हैं उनकी बहुत अच्छी रैंक आए, मेरा ये मानना है, मतलब मानना क्या है, यही होता है कि जो आप चैप्टर कर रहे हो उसे आप बेस्ट लेवल पे करो, नहीं तो कोई फायदा नहीं है करने का। आप जितना जैसे बोलते हैं यार 100 मतलब एट मैक्स सिलेबस कवर करो जेईई मेंस के लिए, बट ये टिप एडवांस के लिए नहीं होती है। आप लिमिटेड स्कोप पे फोकस रखो अपना, और उसे अच्छे से करो ताकि क्वेश्चन आए आपका निकल जाए। नहीं तो अगर आपने सब चैप्टर कर लिए और किसी भी चैप्टर में आपकी ढंग से मास्टरी नहीं है, आपके नंबर क्या आएंगे? कुछ नहीं आएंगे, आपका पेपर ही पूरा खराब हो जाएगा। तो जो करो अच्छे से करो और बेस्ट लेवल पे करो, ये एडवांस के लिए है। मेंस के लिए क्या करना है, आपको सब कुछ करना है, और जो आपको चैप्टर नहीं आता उसके आप फॉर्मूले एटलीस्ट रिवाइज करके जाओ। एंड इसने बहुत सही पॉइंट बोला है, एडवांस का जो भी चैप्टर करो वो ढंग से करो, क्योंकि एडवांस के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें 3-4 चैप्टर के कंसेप्ट मिक्स्ड होते हैं। तो अगर आपका एक भी चैप्टर का वो कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो 50% चांस है वो क्वेश्चन आपसे नहीं होगा। तो इस बात को ध्यान में रखें। यस, जैसे कि अगर अपन एडवांस के लिए बात कर रहे हैं, जैसे कि ऑलरेडी इन दोनों ने बता ही दिया कि लेस इज बेस्ट। अपना जैसे कि फिजिक्स में रोटेशन ही चैप्टर है, रोटेशन हद से ज्यादा आता है। आई मीन मैं मजाक भी नहीं कर रहा। इस बार का जो हमारा एडवांस था वो उसको हार्डेस्ट एडवांस इन हिस्ट्री कहा गया है अभी तक 2022 के। एक बार जाके मेरिट देखो यार, तुम मजाक नहीं कर रहा, 50% मार्क्स पे तुम टॉप 7 आईआईटीज की अच्छी ब्रांच ले सकते हो, एक ठीक ठाक ब्रांच ले सकते हो एक। तो मतलब ऑब्वियसली तुम्हें सब कुछ नहीं करना अपने उसमें दो। यूजुअली लोगों का क्या होता है कि 2 सब्जेक्ट ज्यादा अच्छे होते हैं तीसरे से, मेरा भी खुद का यही था। तो उन 2 को तो बहुत अच्छे से करो, तीसरे वाले में जो सबसे ज्यादा मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स है उन्हें करो। ये एडवांस के लिए है, मेंस के लिए तो थोड़ा अपना डिफरेंट रहता है। हाँ, तो यही है, लेस इज बेस्ट, अच्छे से फोकस करो और एडवांस में आपके डेफिनेटली अच्छे नंबर आएंगे। और जैसा कहा कि एडवांस में ये नहीं है कि भाई 100% तो किसी का आ नहीं सकते, ठीक है, आप 40-50% नंबर भी अगर ले आओगे देन यू आर एट जस्ट अमेजिंग लेवल। सो आप जो करो अच्छे से करो। तो ये नेक्स्ट तो आई थिंक मैं आपको बता ही चुका हूँ। आप बेसिकली जो चैप्टर मेंस के लिए कम से कम आप अपने सारे फॉर्मूले जरूर पढ़ के जाओ। इससे क्या होगा, आपको सेटिस्फेक्शन भी होगा, या थोड़ी स्पेलिंग एरर हो गया, सेटिस्फेक्शन होगा, और आपका पेपर भी डेफिनेटली अच्छा होगा। क्योंकि मेंस में जैसे कम्युनिकेशन सिस्टम है, ठीक है, कभी कभी एनसीईआरटी से बेकार क्वेश्चन आ जाते हैं, बट उसमें बहुत चिंदी चिंदी फॉर्मूले हैं। एक L=λ/4 होता है, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है। तो वो मतलब क्या है, वो कुछ भी नहीं है। तो आप फॉर्मूले जरूर करके जाओ मेंस के लिए, आपके डेफिनेटली अच्छे नंबर आएंगे। और ऑन एन एवरेज 200 नंबर, 210, 220 तक अगर आपके आ जाते हैं तो 99 परसेंटाइल के लिए आप बिल्कुल सेफ हो। और नेक्स्ट टिप, या बिल्कुल जो स्कोरिंग एंड इजी चैप्टर है आइडेंटिफाई करो। और मैंने वीडियो बनाई थी, इसमें सारे स्कोरिंग एंड इजी चैप्टर मैंने आपको बताए थे, उनको आपको लीव नहीं करना है। ऐसे ये कुछ मैंने लिख दिए हैं, ये जैसे मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, यूनिट डायमेंशन, एरर, वेक्टर, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉल सब आ गया इसमें, ठीक है। एरर मैंने बता दिया। इसके तो एडवांस में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं और बहुत सिंपल होते हैं एरर्स के, तो है ना। तो हाँ, इस बार के एडवांस में एरर का बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है कंपैरेटिवली, जो मैं कहूँ तो एक शायद 18 में आया था उस कंपैरिजन में। तो एरर जरूर करना है, एरर तो करना है। हाँ, ऐसे ही केमिस्ट्री में भी होंगे, ठीक है। तो आप इनको नहीं छोड़ना है। जैसे रोटेशन आप पढ़ रहे हो, ठीक है,
और यूनिट डायमेंशन आपको आता नहीं है, अरे भाई क्या कर रहे हो तो यूनिट डायमेंशन पहले करो यार। तो ये आपको टिप यार ठीक है लगेगी बेकार, बट जब पेपर देके होगे ना तो आपको लगेगा कि कितनी बढ़िया टिप है। और दूसरी बात क्या जी? बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि मैथमेटिकल रीजनिंग यूनिट्स, एरर्स, वेक्टर्स, ऐसे जो चैप्टर होते हैं इसके सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं जेई मेंस में। तो अगर आपको इनके फॉर्मूले ढंग से पता है एंड कौन सी चीजें कहाँ पे लगानी है, तो ये आपके बेसिकली फ्री के मार्क्स हो जाते हैं। एंड इनको रिवाइज करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो। जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे उतना आपका बेस स्ट्रांग होगा एंड आपको पता रहेगा कि अगले जेई मेंस में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, सो यू कैन एंटिसिपेट दैट। बिल्कुल। और प्रीवियस ईयर की जहाँ तक बात है, आप 2019 से 2022 तक के कर लो, मल्टीपल शिफ्ट है, एक ही चैप्टर के आपको सैकड़ों क्वेश्चन मिल जाएंगे। इससे पीछे जाने की टाइम है तो भाई करो, नहीं है तो 2019 से 20 तक क्या फोकस कर सकते हो, और इसमें भी 22, 21, 20, 19 आप ऐसे प्रायोरिटी ऑर्डर सेट कर सकते हो, तो आपकी सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड इसमें ज्यादा टाइम लगेगा और इट ओनली टेक्स 3 वीक्स और 1 मंथ। पिछले 3 साल के अगर आपने सारे पीवाईक्यूज देख लिए, इट विल टेक नॉट मोर देन 1 मंथ। सो नेक्स्ट टिप पे जाते हैं यार, ये मेरे को टिप बड़ी अच्छी लगती है। तो जैसे आप 12th के टॉपिक्स कर रहे हो, ठीक है, जैसे क्वेश्चन आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स टाइप का, कहीं भी आपको फंस गया, तो बच्चे क्या करते हैं, पूरा सर्कुलर मोशन रिवाइज करने बैठ जाते हैं। अरे यार सेंट्रीपिटल मोशन वाला जो टॉपिक अगर आपको नहीं आता है, तो आप वो सेंट्रीपिटल मोशन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है, वो वाला टॉपिक रिवाइज करो। इससे क्या होगा ना, जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपका सिलेबस जल्दी खत्म हो जाएगा, तो आपको सर्कुलर मोशन रिवाइज करने के बहुत मौके मिलेंगे। और जैसे आपने सेंट्रीपिटल रिवाइज किया, मान लो कोई आपके क्वेश्चन आगे ऐसा इनकाउंटर हो गया जो सर्कुलर मोशन का ही है, तो आपका धीरे धीरे बेसिकली सर्कुलर मोशन ही पूरा रिवाइज हो जाएगा स्टेप बाय स्टेप। तो जो जिस टॉपिक का क्वेश्चन आया है वो टॉपिक आप रिवाइज कर सकते हो। बिल्कुल सही कह रहा है। मैंने जो अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी वो ये थी, जो भी मुझे क्वेश्चन आता है, अगर वो मुझे आता है तो मुझे उसमें और इम्प्रूवमेंट लानी है। एंड जो क्वेश्चन नहीं आता है, वो मुझे क्यों नहीं आता है, इस क्यों के पीछे मुझे पढ़ना है। जब तक आप खुद इस क्यों के पीछे नहीं पढ़ोगे, तब तक तो भाई बहुत मुश्किल है। तो यही था। बैकलॉग्स जैसे कि इवन तो मेरे भी कई बार रास्ते में आए हैं, तो एक बहुत ही अच्छी रिविजन स्ट्रैटेजी है जो मेरे को पता चली है, मतलब मेरे पेरेंट्स ने एक्चुअली मुझे बताई थी, जिसको मैं ड्रॉप रिविजन स्ट्रैटेजी कहता हूँ। हमें क्या करना है, जैसे हमने एक टॉपिक उठाया, आपको ऐसा कोई टॉपिक है जो आपको बहुत वीक है, मतलब आई थिंक उसमें मैं कंपैरेटिवली लेता हूँ थोड़ा लंबा है और वीक है, तो आप उसे पहली बार रिवाइज करोगे प्रॉब्ली 1 से 2 घंटे भी लग सकते हैं मैक्सिमम। बट क्या करो, फिर उसे 2 दिन बाद दोबारा रिवाइज कर लो, आपको प्रॉब्ली कम टाइम लगेगा, मैं अराउंड कहूँ तो 40 मिनट्स लगेगा, अगर आपको पहली बार 1 घंटा लगा था। नेक्स्ट टाइम उसे 1 वीक बाद रिवाइज करो तो आपको और कम टाइम लगेगा। तो ऐसे ही हम उसे थोड़ा सा बड़ी बड़ी रेंजेस में रिवाइज कर, जैसे कि हमने फिर एक हफ्ते में एक बार देख लिया उसे। उससे क्या होता है, हमारा एक रूटीन भी बन जाता है कि हर टॉपिक जो हमारा रिवीजन का है कि आज हमें ये रिवाइज करना है, कल हमें ये रिवाइज करना है। तो बैकलॉग्स के लिए भी हमें एक रूटीन बनाना पड़ेगा कि हमें किस दिन कौन सा रिवाइज करना है। और हमें एकदम से कई बार पता चलता है, जैसे प्रिपरेशन के बीच में मुझे कई बार एकदम से आइडिया हुआ कि ये चैप्टर तो यार मेरा बहुत वीक है, क्योंकि मुझे पता नहीं था। तो मैंने रूटीन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया कि उस चैप्टर को बीच में ज्यादा इन्फ्लुएंस दूं। तो चीज हमें करनी ही पड़ेगी, वो तो नॉर्मल सी चीज है। यार मैं एक बात इसमें बताना चाहूंगा, जैसे तानिश ने कहा पेरेंट्स एंड टीचर्स, ठीक है, ये बेस्ट आप गाइडेंस देंगे। तो जैसे कुछ दोस्त हैं मेरे, मतलब बेसिकली क्या होता है ना, जैसे आप सोचो कि यार आपके पेरेंट्स तो जेई दिया ही नहीं, या वो इस दौर से गुजरे ही नहीं में भी, तो आपको क्या गाइड करेंगे यार, ऐसे नहीं होता है। आप अपने पेरेंट्स से अपनी डिफिकल्टी शेयर करोगे ना, वो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई हेल्प, हाँ, हल हल बताएंगे। तो यार ऐसे नहीं करना है, अपने पेरेंट्स से भी डिस्कस करो, और टीचर तो यार फिर हैं ही, वो तो आपको बताएंगे ही। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे मेंस के लिए भी आप सिलेक्टिव स्टडी कर सकते हो। जैसे रोटेशन एक चैप्टर है, ठीक है, तो उसमें क्या टॉपिक होते हैं जो बहुत ज्यादा आते हैं, एक एमओआई, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक एंगुलर मोमेंटम वाला जो टॉपिक होता है एल इक्वल टू एमवीआर आई ओमेगा, ठीक है। तो यार ये दो टॉपिक हैं जो सबसे ज्यादा मेंस में आते हैं। तो अगर आपने रोटेशन नहीं किया है तो अब ये दो टॉपिक पढ़ के चलेगा, मतलब चले जाओ, क्योंकि रोटेशन में भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं। अगर आप पूरे फॉर्मूले भी नहीं कर पा रहे तो ये दो टॉपिक कर लो। तो ये आपको बताएगा कौन, आपके टीचर आपको डेफिनेटली बताएंगे। दूसरा आप क्या कर सकते हो, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे हैं तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि किस चीज के क्वेश्चन आते हैं, किस चीज के नहीं आते हैं, ठीक है। और कोई टिप है अपने पे?
जैसे कि मैंने देखा है कि जो हमारे जेई में थोड़े ज़्यादा अच्छे स्कोरर्स होते हैं उनके यूजुअली ये दो सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छे होते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री। यूजुअली मैथ्स उनका नॉर्मल होता है। मतलब मैंने जितने देखे मेजोरिटी मुझे ऐसे ही केसेस मिले हैं। लेकिन क्या था कि मेरे साथ केस थोड़ा डिफरेंट था। मेरी फिजिक्स और मैथ्स अच्छी थी rather देन केमिस्ट्री में मेरे सब 30 मार्क्स आए हैं 100 में से, जबकि ये बहुत बहुत ज़्यादा कम है अगर मैं कहूँ तो। परसेंटाइल इसकी स्टिल 99 परसेंटाइल प्लस है। हाँ। आपको ऐसे नहीं करना है आपके नंबर किसी में कम आ रहे हैं यार, कवर हो जाता है, ठीक है। तो फिर अपन ने क्या, मतलब मैंने भी क्या स्ट्रैटेजीज यूज की थी कि एक चीज़ जिसमें कहूँगा स्मॉल टेस्ट, जैसे कि हमने कोई टॉपिक उठाया, टॉपिक वैसे हाँ, तो उसके मैंने 20 क्वेश्चंस ले लिए। मैंने 1 घंटे में खत्म किया, 1 घंटे का टाइमर डाला, बल्कि जितना तुम्हें वहां मिलेगा ना टाइम, उससे एक्चुअली अपना टाइम कम रखो, क्योंकि अगर तुम हार्ड चीज की प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम इजी कर लोगे। बेसिकली बात वो रहती है। और हाँ, मैं ये बताना चाहूंगा जैसे इसने टॉपिक वाइज टेस्ट बोले, तो सिमिलरली आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी टाइम बाउंड प्रैक्टिस में कर सकते हो। इससे क्या फायदा होगा, आपकी वो टाइम मैनेजमेंट वाला आ जाएगा पहला। दूसरा, पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी अपनी सेट कर पाओगे। दूसरा, तीसरा, इसी बहाने आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवाइज हो रहे हैं। जो भी है, फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो हो रहे हैं, सेकंड टाइम कर रहे हो तो रिवाइज हो रहे हैं। तो ये बेस्ट रहेगा। टॉपिक वाइज की जगह वो भी कर सकते हो, क्योंकि टॉपिक वाइज में उस टॉपिक के मिलेंगे, प्रीवियस ईयर में आपको मिक्स मिलेंगे। तो एज पर योर कन्वीनियंस यू कैन डू। एक बहुत अच्छा ऐप है जिसने मेरी तैयारी में काफी हेल्प करी है, दैट इज एनटीए अभ्यास। एनटीए अभ्यास, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के सिलेक्टिव चैप्टर्स, नो सॉरी नॉट सिलेक्टिव चैप्टर्स, ऑल चैप्टर्स के आपको 1 घंटे के टेस्ट मिलेंगे, 30 क्वेश्चंस। ये अगर आपने कर लिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। एंड अगेन, जो आपकी गलतियां होंगी वो आपको आराम से पता चल जाएंगी। सो यार 2024 के लिए एक एक्स्ट्रा टिप है बस मेरे पास। तो यार 2024 के लिए एक बस टिप मैं और बताऊंगा यार आपको ना, जैसे आप 12th में 2024 वाले का 11th में हो गया है ना, तो 12th में मूव कर जाओगे आप। तो आपको यार एक्स्ट्रा टाइम स्पेयर करना है यार। बच्चे नहीं करते हैं, हल्के में ले लेते हैं, हमें तो आता है, हमें तो आता है, एनएलएम में क्या है। अरे यार आप क्वेश्चन उठाओ एनएलएम के, ठीक है, एडवांस के, आपको एनएलएम आता है ना, आप एडवांस के प्रीवियस ईयर के उठा के देखो, देखो आपको कितना आता है। तो आपको एक्स्ट्रा टाइम जरूर स्पेयर करना है 11th के लिए। जैसे मैं क्या करता था, संडे को कर लिया मैंने स्पेयर, फ्री होता था संडे को, 2 घंटे निकाल लिए, 3 घंटे निकाल लिए पहला। दूसरा, वो तो मैंने आपको बताया ही है, आपको कोई टॉपिक नहीं आता तो आपने वो टॉपिक रिवाइज कर लिया। संडे को एक्स्ट्रा टाइम क्या मतलब, इसलिए आपने पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया। आता है, एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो। नहीं आता है भाई, नोट्स तो आपने बनाए होंगे ना 11th में, वो रिवाइज कर लो। और प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपने वही, और दूसरा एनटीए अभ्यास बताया भाई ने, और टॉपिक वाइज टेस्ट या चैप्टर वाइज टेस्ट एज पर योर कन्वीनियंस। तो आपको अपना टाइम टेबल सेट करना है, और इससे आपको बहुत फायदा होगा। और रेस्ट पॉइंट्स यार सेम है, क्योंकि 2023 के एस्पिरेंट के पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है और 24 वालों के पास है। तो ये आप एक चीज़ एक्स्ट्रा कर सकते हो, बाकी पॉइंट तो यार सेम है ही। जैसा कि इसने बताया कि टाइम मैनेजमेंट इज द की। भाई किसी भी चीज में अगर तुम लाइफ में कुछ भी करना ही है तो चलो एक प्रिपरेशन है, टाइम मैनेजमेंट ही मेन होता है। और मतलब टाइम टेबल भी बनाने के कई तरीके होते हैं। बेसिकली कुछ लोग क्या करते हैं कि टाइम टेबल को बहुत ही अनरियलिस्टिक उससे बनाते हैं कि हम सुबह 7 बजे उठेंगे, 7:15 तक ब्रश कर लेंगे, 7:30 तक ये कर लें। यार ऐसा थोड़ी ना होता है यार। टाइम टेबल थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए ना, थोड़ा सा। जैसे कि मैं कहूँ तो जितना तुम 80% पे होना चाहिए अपना टाइम। हाँ, ऐसा टाइम टेबल होना चाहिए कि अपन 80% फॉलो कर सके। इवन तो हमें ट्राई तो पूरा ही करना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। और इसके अलावा अगर मैं एक 2024 के एस्पिरेंट्स की बात कहूँ तो पहली बात तो हम बैकलॉग अपना बनाना ही ना चाहें तो ज़्यादा अच्छा है। बैकलॉग कवरिंग की तो हम बाद में ही बात करें। बैकलॉग बनाना ही ना चाहें तो अच्छा है। इस चीज़ पे भी शायद अपन एक वीडियो बना सकते हैं कि बैकलॉग अवॉइड ही कैसे किया जाए ऑल टुगेदर। क्योंकि सबसे ज़्यादा बैकलॉग एक्चुअली 11th में नहीं 12th में आना शुरू होता है अगर मैं कहूँ तो। क्योंकि जो 12th में सडनली हम 11th में स्टार्टिंग बहुत इजी रहती है और धीरे धीरे हार्ड होता है। जैसे हम 12th में आते हैं हम एकदम से फुल उस पे आ जाता है, फुल थ्रॉटल पे ही आ जाते हैं। तो फिर वहाँ पे हमें कुछ चीज़ों में दिक्कत पड़ती है और हमारे कुछ चैप्टर्स वीक रह जाते हैं और वही ऐसा हमें बैकलॉग एंड में परेशान करते हैं। तो वही कहूँगा कि हो सकता है मोस्टली लोगों को 11th के बाद एक छुट्टी मिलेगी छोटी सी, जिसमें हम लोग मोस्टली लोग को मिलती है, जो 11-12 के बीच में ब्रेक मिलता है। तो मैं कहूँगा 11th के ही जो चैप्टर है तो हमें थोड़े वीक लग रहे हैं तो अपने जो हमने कुछ स्ट्रैटेजीज बीच बीच में बताई हैं उनसे एक बार उन्हें देख लो उन चैप्टर्स को, ताकि हम 12th में जाने से पहले ये ना कह रहे हमारे 11th का कोई चैप्टर वीक रह गया। तो मोस्टली तो यही है अपना।
और जैसे मैंने एक बात बताई, जो मैंने बोला आपको कि संडे पे आप टाइम निकाल सकते हो यार, उसका अल्टरनेटिव क्या है ना, आप शॉर्ट नोट साथ साथ बनाते रहो, तो जो 3 घंटे आपको रिवीजन में लगेंगे ना, वो क्या पता आपका 30 मिनट में हो जाए रिवाइज पूरे चैप्टर। तो यार इससे भी आपका बनेगा। दूसरा, टाइम टेबल के लिए एक ऐप जो मेरे को पसंद है, गूगल कैलेंडर, आपको भी पता होगा, वो मैं जेई के टाइम से यूज कर रहा हूँ, मेरे को बहुत बढ़िया लगता है। तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, बाकी आप पेपर पेन पे भी जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है बना सकते एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, आपको अपना माइंडसेट बहुत पॉजिटिव रखना होगा, क्योंकि 2 साल काफी लंबी रोड है। अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव नहीं होगा, आप नेगेटिव चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान देना शुरू करोगे और आपकी तैयारी खराब हो जाएगी। सेकेंड थिंग इसके बारे में मैं स्ट्रेस करना चाहूंगा, वो है आप अपने गोल सेट करो। आपका वीकली गोल होना चाहिए, आपका मंथली गोल होना चाहिए, आपका 6 मंथ का गोल होना चाहिए एंड आपका ईयरली गोल होना चाहिए। गोल्स अगर आपके एक बार क्लियर हो गए, तो आपके माइंड पे स्ट्रेस थोड़ा कम पड़ेगा। आपको क्लियर होगा कि अच्छा, आज मुझे टाइम थोड़ा सा कम मिला, कल मैं थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लेके वो काम खत्म कर लूंगा, ताकि आपका वीकली गोल चेंज ना होए। हैं। आपने वीकली गोल को उसको खत्म करवाओ। सेम सेम गोल्स फॉर योर मंथली गोल एंड ऑल टाइप ऑफ गोल्स। आपको जैसे अपनी टाइम लिमिट सेट करनी है, आप अपने टाइम लिमिट सेट कर सकते हो अपनी कन्वीनियंस एंड अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से। यार आपको ना पता होना चाहिए आपको कल सवेरे उठ के करना क्या है। मैं क्या करता था ना, रात को सोने से पहले पूरा प्लान बना लेता था, मेरे को कल क्या क्या करना है, कितना कितना अमाउंट तक करना है, ठीक है। हाँ, और दूसरा फिर ये नहीं कि लंच से पहले इतना करना है, लंच के बाद इतना करना है, ये मेरे हिसाब से गलत है। टाइम टेबल जैसे बोला, फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल इन द सेंस, आपको ये बनाना है आपको कल करना क्या है, बट कब करना है ये नहीं है। जैसे मेरे को कल रोटेशन रिवाइज करना है, अब पूरे दिन में मैं कभी भी करूंगा, बट ये नहीं कि लंच के पहले करना है इतना, लंच के बाद इतना करूंगा, वो मेरे को बकवास लगता है। तो आपको रोटेशन जैसे हो गया, जैसे 2-3 चैप्टर हैं, तो मेरे को ये करने हैं, आप कैसे करने हैं, कब करने हैं, आप कर सकते हो, ठीक है। कुछ क्या है? जैसे कि हमारे जब भी हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन में, हमारे 2 पॉइंट्स होते हैं। पहला तो एक तो हमारा अकेडमिक पॉइंट होता है और एक हमारा जो थोड़ा सोशल पॉइंट होता है। सोशल पॉइंट जो हमारे माइंडसेट की बात की थी तानिश ने, माइंडसेट पे मैं उसको थोड़ा सा और इलेबोरेट अभी यहाँ नहीं करूँगा, वीडियो की लेंथ ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। तो मैं यही कहूंगा कि एक मोटिवेशन जरूरी होता है लाइफ में। लोगों के लिए थोड़ा डिफरेंट होता है। कुछ लोग के लिए जिसे कंप्यूटर साइंस एज अ पैशन होता है, तो उनके लिए वो अपने पैशन को चेज करना एक मोटिवेशन होता है। कुछ लोग के लिए पैसे मोटिवेशन होते हैं। कुछ लोग के लिए एक अच्छा कॉलेज ही अपने अच्छी कॉलेज लाइफ ही अपने आप में मोटिवेशन होती है। तो उस चीज में मोटिवेशन पता है क्या होना चाहिए, अपना होना ही चाहिए, क्योंकि बिना मोटिवेशन के कोई चीज हम लोग नहीं करते। तो हम सुबह क्यों उठ के जल्दी उठ के क्यों पढ़ेंगे, जब हमारे दिमाग में कोई गोल होगा, हमारे हम अपने एक फ्यूचर की इमेज देख सेल्फ पाएंगे। मोटिवेशन इज नेसेसरी। और सेल्फ मोटिवेशन पता है, सेल्फिश हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं कि हम पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हो तो कर रहे हो यार। रिजल्ट उसमें आना चाहिए, ठीक है बस। हाँ, सही बात है। अगर तुम्हें अमीर बनना है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। ठीक है यार, वीडियो की लेंथ आई गेस लंबी हो गई है, बस एक लास्ट टिप और है यार। जो कुछ चैप्टर होते हैं ना, जैसे एक जीओसी होता है, ठीक है यार, इस तरह के चैप्टर को तो भाई बैकलॉग आना भाई पाप है, ठीक है। तो ये पाप के बैकलॉग में नहीं आना चाहिए। केमिस्ट्री में जीओसी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस ही है जीओसी। हाँ, इसको प्लीज बैकलॉग में ना रखो। बहुत होते हैं ना, जैसे 11th में चिल कर रहे हैं, ठीक है, जीओसी नहीं किया, 12th में आके जीओसी का वो पता चलता है असलियत इम्पोर्टेंस पता क्या है। चलती है हाँ, जीओसी ठीक है। तो सारी ऑर्गेनिक 12th की भी खराब हो जाती है, और फिर तो रोते रहो फिर बाद में। तो यार बस यही एक बात थी, समराइज आई थिंक लंबी हो गई है, मैंने खोल दी है स्लाइड, आप पॉज करके भी देख सकते हैं। ये बाद में लिंक डाल देना इस स्लाइड का। हाँ, मैं ये स्लाइड डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यार कुछ कहना है, एंड करें? एंड कर लेते हैं। एंड सो यार थैंक यू गाइस, एंड अपनी तैयारी करते रहो, मेहनत करते रहो, रिजल्ट आएगा, हमें हमें भी बताना, ठीक है। और ऑल ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। अरे जल्दी, और मैं बताऊँ 99% आए लो। अगर तुम्हें ये अच्छा लगता है, यहाँ कॉलेज में आओ, हम तुम्हारे सीनियर्स होंगे, बड़ा मजा आएगा। ट्रिपल वो एंटी में बुला रहा हूँ। मजाक नहीं है भाई, सही में हमें जिस तरह सीनियर से ट्रीट किया है ना, हम तुम्हें उससे ज्यादा मजे दिलाएंगे। और रैगिंग वगैरह कुछ नहीं होती है भाई, आओ, ठीक है। रैगिंग इज लिटरली 0%। हाँ एक भी केस नहीं है पिछले 10 साल में रैगिंग का। हाँ, ये इस कॉलेज का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। बिल्कुल। तो यार आओ, और ठीक है, हम मजाक नहीं कर रहे हैं, मजे करो, ठीक है, और तैयारी करो। सो दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू। चलो ठीक है, बहुत हुआ।